बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 20 हम पढ़ रहे थे और आज है लेक्चर नंबर 4। चैप्टर नंबर 20 जो था वो फाइनेंशियल सिस्टम के मुतालिक है, ठीक है। और इसमें आज का हमारा टॉपिक है द फाइनेंशियल क्राइसिस, ठीक है। इसमें हमारा टॉपिक है द फाइनेंशियल क्राइसिस। व्हाट इज़ फाइनेंशियल क्राइसिस? फाइनेंशियल क्राइसिस से क्या मतलब है, ठीक है। और इसकी एनाटॉमी क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। तो ये आज डिस्कस कर रहे हैं। एक तो आपने बिजनेस साइकिल पढ़ा होगा। बिजनेस साइकिल इस तरह होता है ना, ठीक है। बिजनेस साइकिल इस तरह होता है, यानी ये हमारे पास ये बूम पीरियड होता है। ये जो हाईली पीरियड होता है ना, ये बूम पीरियड होता है, ठीक है। This is called boom period and this is called recession. This is called depression. ठीक है, depression. This is called boom and this is called depression. When जब इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टॉप पे होती हैं, जीडीपी ज़्यादा होती है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट लेवल ज़्यादा होता है, प्राइसेस हाई होती हैं, ठीक है, द प्राइसेस आर हाई, एम्प्लॉयमेंट लेवल इज एट द हाई, सो वी आर एट द टॉप एंड दिस इज कॉल्ड बूम पीरियड। लेकिन जब प्राइसेस कम होना शुरू हो जाती हैं, प्राइसेस कम होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है कम होना शुरू हो जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ना शुरू हो जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ना शुरू हो जाती है, तो इसको हम कहते हैं रिसेशन। और फिर हम जब बिल्कुल प्राइसेस बिल्कुल लो लेवल पे होती हैं, डिमांड नहीं होती, ठीक है, डिमांड बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, जीडीपी लो लेवल पे होती है, एम्प्लॉयमेंट हाई लेवल पे होती है, अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं डिप्रेशन, ठीक है। दिस इज़ डिप्रेशन, ठीक है, दिस इज़ डिप्रेशन, दिस इज़ कॉल्ड रिसेशन। फिर जो है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये डिप्रेशन जो है ये कितना रहता है, आया ये एकदम ख़त्म होता है या तवील रहता है, इट डिपेंड्स। लेकिन जब यहाँ से रिकवरी शुरू हो जाती है तो इसको हम कहते हैं रिकवरी। फॉर एग्ज़ाम्पल प्राइसेस बढ़ना शुरू हो गई, डिमांड बढ़ना शुरू हो गई, इसको हम रिकवरी कहते हैं। लेकिन फाइनेंशियल क्राइसिस अलग चीज़ है। फाइनेंशियल क्राइसिस अलग चीज़ है। फाइनेंशियल क्राइसिस देखो, फाइनेंशियल सिस्टम होता है। फाइनेंशियल सिस्टम जो होता है ना, फाइनेंशियल सिस्टम इसका मेन काम जो होता है ना फाइनेंशियल सिस्टम का, इसका सेवर यानी बारवर और इन्वेस्टर को साथ लाना होता है। जो सेविंग को जो करते हैं, जो इन्वेस्टमेंट होते हैं, यानी बारवर और लेंडर को इकट्ठा लाते हैं, ये इसका काम है, ठीक है। अब फाइनेंशियल क्राइसिस तब आता है जब जो बंदा सेविंग करता है वो अपनी सेविंग स्टॉप कर दे, ना लेके आए, और जो इसने ऑलरेडी पैसे जमा किए हुए हों बैंक उसको अदा ना कर सके, ठीक है। यानी बैंक जो है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर अनएबल टू पे द डेट दे हैव टेकन फ्रॉम द पीपल। जो लोगों से कर्जे लिए हैं वो लोगों को अदा ना कर सकें। और द इन्वेस्टर्स जो होते हैं या जिन्होंने लोन लिया होता है बैंक से, वो बैंक को अदा ना कर सकें, ठीक है। सो दिस क्रिएट अ प्रॉब्लम। सो यानी मीन यहाँ पर या तो सेवर बैंक पैसे नहीं दे सकता लोगों को, दूसरा जिन्होंने लोन लिया है बैंकों से वो अपना लोन ना अदा कर सकें। जब वो अपना लोन नहीं अदा कर सकेंगे बैंकों को, इन्वेस्टर्स जो होते हैं ना, इन्वेस्टर्स वो लोन लेते हैं, जब वो लोन ना अदा कर सके तो जो सेविंग्स वाले होते हैं उनको बैंक पैसे नहीं दे सकता, तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। दिस इज कॉल्ड अ फाइनेंशियल प्रॉब्लम, ठीक है। देखिए इधर, here we focus on the particular kind of shock. A financial crisis is a major disruption in the financial system. Financial system में खलल है that impedes the economy ability to intermediate between those who want to save and those who want to borrow and invest. ये सारा सिस्टम जो लोग पैसे लेते हैं और देते हैं इसमें खलल आ जाए और ये लोग अपने, ठीक है, ठीक है, दैट एम्पीड द इकॉनमी एबिलिटी टू इंटरमीडिएट, यानी ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ये अपने इंटरमीडिएट का रोल अदा ना कर सके। सेवर्स के बीच में
और इन्वेस्टर्स के बीच में ये अपना रोल अदा ना कर सके। रोल कब अदा नहीं कर सकता? जब इन्वेस्टर जो है वो अपना लोन जो है वो रीपे नहीं कर सके, तो बैंक सेवर्स को पैसे नहीं अदा कर सकते, तो वो रोल गड़बड़ हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तो फाइनेंशियल क्राइसिस ये है कि सिंपल इज दैट द बैंक जो होता है, या सॉरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ले ले। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होंगे तो यहाँ पर जो सेवर्स होते हैं, सेवर्स, ठीक है, तो ज़ाहिर बात है दे विल गेट बेक देयर सेविंग फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। और यहाँ पर इन्वेस्टर्स जो होते हैं, इन्वेस्टर्स दे आर टेकिंग लोन फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो दे विल रीपे their debt to the financial institution. So when the investors are unable to pay their loans to the financial institution, so how financial institution will give it back to the savers? तो यहाँ पर फाइनेंशियल क्राइसिस तब आता है जब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल लोग, जिन लोगों ने कर्ज लिया है, ठीक है, बैंकों से, वो अपने कर्ज अदा न कर सके, तो फिर बैंक क्या करता है? बैंक भी अपने कर्ज अदा नहीं कर सकता, तो इसलिए फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाता है। 2008-9 में ये फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, और ये 1930 के बाद सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम था। ठीक है, 1930 का ग्रेट डिप्रेशन था, लेकिन 2008-9 का फाइनेंशियल क्राइसिस आया और इसने रिसेशन क्रिएट किया। ठीक है ना, इसने भी रिसेशन क्रिएट किया। अब हम आते हैं कि व्हाट इज़ द एनाटॉमी ऑफ क्राइसिस, व्हाट इज़ द एनाटॉमी, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ क्राइसिस। ठीक है, क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा, और ये किस तरह शुरू होगा और किस तरह होता है। तो सबसे पहले वी स्टार्ट विद द एसेट प्राइसेस, बूम एंड बस्ट। सो व्हाट इज़ बूम एंड व्हाट इज़ बस्ट। ठीक है, एसेट प्राइसेस देखो, 2008-9 का क्राइसिस शुरू हुआ था घर की प्राइसेस से। हाउसेस जो थे ना, उनकी प्राइसेस जो थी ना, वो प्राइसेस उनकी थी। ठीक है, तो बैंक हाउसेस के बदले में लोगों को लोन दे रहा था। क्या दे रहा था? हाउसेस के बदले में लोन दे रहा था। जो लोन ले रहे थे वो इन्वेस्टर्स थे। ठीक है, तो लोन दे रहा था। अब चूंकि प्राइसेस बढ़ रही थी, प्राइसेस क्या हो रही थी? बढ़ रही थी। लेकिन याद रखो, प्राइसेस बढ़ना बुरी बात नहीं है, लेकिन एक्चुअल जो एसेट होता है उससे उसकी एक्चुअल वैल्यू से ज़्यादा प्राइस बढ़ जाए। ठीक है ना, एक्चुअल प्राइस से ज़्यादा प्राइस बढ़ जाए। ठीक है, तो फिर क्या हो जाता है? इसको बूम कहते हैं। क्या कहते हैं? बूम। ऑफन ए पीरियड ऑप्टिमिज्म लीडिंग टू ए लार्ज इंक्रीज इन द एसेट प्राइस। ठीक है, ऑप्टिमिज्म का मतलब है कि सारी चीज़ें पॉजिटिव चल रही है, तो लोग कहते हैं कि इस चीज़ में ज़्यादा पैसे हैं, तो एसेट प्राइस बढ़ती हैं। प्रेसीड्स ए फाइनेंशियल क्राइसिस, जो सबसे पहले प्राइस जो फाइनेंशियल क्राइसिस को सबसे पहले इसको क्रिएट करती है। समटाइम पीपल बेड अप द प्राइस ऑफ एन एसेट अबव इट्स फंडामेंटल वैल्यू। क्या करते हैं? प्रॉब्लम कहाँ आती है? बूम इसको कहते हैं कि बूम के जो एक्चुअल प्राइस है, फंडामेंटल वैल्यू है, उससे ज़्यादा प्राइस बढ़ जाती है। ज़ाहिर बात है, एक चीज़ की एक्चुअल वैल्यू 100 रुपये है और आप उसकी वैल्यू बढ़ाते जाएं 120, 130, 140, तो आखिरकार ये बढ़ती तो नहीं जाएगी, ये दोबारा 100 की तरफ आएगी। ठीक है, तो क्या हो गया? जब प्राइसेस, तो ज़ाहिर बात है एक्चुअल वैल्यू तो हाउसेस की इतनी नहीं थी, तो हाउसेस की प्राइसेस स्टॉप कर गई। क्या कर गई? स्टॉप कर गई। जब स्टॉप कर गई तो फिर क्या हो गया? जब स्टॉप कर गई तो इन्वेस्टर्स जो थे वो अपने पेमेंट अदा ना कर सके, तो जो उनकी स्टॉप कर गई और फिर प्राइस डिक्रीज करना शुरू हो गई। प्राइसेस क्या करना शुरू हो गई? प्राइसेस डिक्रीज करना शुरू हो गई। इसको कहते हैं बबल बर्स्ट। इसको कहते हैं इन दिस केस, देखो, अच्छा, in case of the market for the asset is said to be in the trap of speculative bubble। ये क्या स्पेकुलेटिव बबल क्या होता है? स्पेकुलेटिव बबल ये होता है कि हम कहते हैं कि प्राइसेस बढ़ रही हैं, एक्चुअल प्राइसेस से प्राइस बहुत बढ़ जाए,
तो ये जो होता है ना, इसको हम कहते हैं स्पेकुलेटिव बबल। स्पेकुलेटिव बबल ये है कि व्हेन पीपल स्पेकुलेट द प्राइस विल इंक्रीज एंड इट विल इंक्रीज मोर देन द एक्चुअल वैल्यू, ठीक है, तो इसको स्पेकुलेटिव बबल बन जाता है। तो जाहिर बात है इस बबल ने बर्स्ट करना होगा, यानी प्राइसेस कम होना शुरू हो जाएंगी। लेटर ऑन व्हेन सेंटिमेंट शिफ्ट एंड ऑप्टिमिज्म टर्न एंड पेसिमिज्म, जब लोगों को रियलाइज हो कि यार ये तो चीज़ इतनी नहीं थी, हमने तो बहुत ज़्यादा इस पे वैल्यू दे दी, तो वो बबल क्या हो जाता है, बर्स्ट बबल। बर्स्ट इसको कहते हैं द प्राइसेस डिक्रीजेस। सो दिस बबल, स्पेकुलेटिव बबल जो था, जो प्राइसेस के इंक्रीज होने से क्रिएट हो गया था, और जब लोगों को एहसास होगा तो ये बर्स्ट हो जाएगा, प्राइसेस डिक्रीज हो जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हाँ, जो फाइनेंशियल क्राइसिस है ये कहाँ से प्रोसीड्स करता है, ये शुरू करता है एसेट प्राइस से। एसेट प्राइसेस हाई होती हैं, लेकिन जब ये एसेट प्राइस डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, क्या हो जाती है, याद रखें यहाँ पर, ये प्राइम पॉइंट याद रखें, प्राइसेस डिक्रीज होना शुरू हो जाती हैं तो स्पेकुलेटिव बबल बर्स्ट करता है। ये बबल क्या करता है, बबल बर्स्ट करता है। जब बबल बर्स्ट करता है तो यहाँ पर क्या हो जाता है, प्राइसेस डिक्रीज हो जाती हैं। जब प्राइसेस डिक्रीज हो जाती हैं तो जो इन्वेस्टर्स हैं अपने पैसे वापस नहीं कर सकते। यही केस हुआ है इसमें 2008-9 में, ठीक है। 2008-9 में जो मेरा शुरू का लेक्चर है इस चैप्टर का वो देख लें, तो उसमें मैंने सारी चीज़ें वहाँ पर बयान की थी कि 2008 में किस तरह फाइनेंशियल क्राइसिस शुरू हुआ था। तो यहाँ पर वो स्टोरी है, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट है इंसॉल्वेंसीज। फाइनेंशियल दिवालियापन किस तरह आता है, प्राइसेस कम होना शुरू हो गई तो क्या होगा, प्राइसेस कम होना शुरू हो गई तो इससे फाइनेंशियल क्राइसिस किस तरह जनरेट करता है। तो ये इस तरह होता है ना, यहाँ पर प्राइसेस डिक्रीज करने से यहाँ पर मेजर सेकंड पेज इसमें बैंक रिले हैवीली ऑन लेवरेज। आप लोगों को पता होगा अगर आपने मॉनेटरी इकोनॉमिक्स और ये चीज़ें पढ़ी हैं, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, तो यहाँ पर लेवरेज है। तो लेवरेज मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ देखिए व्हाट इज़ लेवरेज। लेवरेज मीन यूजिंग बोरोड मनी टू इंक्रीज इन्वेस्टमेंट, यानी जो बैंक लोगों से पैसे लेता है ना, ठीक है, वो जो आगे इन्वेस्ट करता है, आगे इन्वेस्ट करता है, यानी लोगों को लोन देता है। लोगों से पैसे लिए हैं, ठीक है, बैंक ने, देखो बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, बैंक्स हैं, बैंक सेवर से पैसे लेता है, ठीक है, सेवर से पैसे लेता है। अब ये 12 हो गई। इन्हीं पैसों को वो आगे क्या करता है, लोगों को एडवांस करता है, फॉर इन्वेस्टमेंट। किसके लिए, इसको जो ये एडवांस करता है इसको लेवरेज कहते हैं। क्या कहते हैं, लेवरेज कहते हैं। लेवरेज मीन यूजिंग बोरोड मनी टू इंक्रीज इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये आगे कहते हैं कि किस तरह बैंक किस तरह लोगों से पैसे हासिल करता है, डिपॉजिटर से, लेंडर से, फाइनेंशियल मार्केट से, ठीक है। सो यहाँ पर लेवरेज का मतलब हो गया कि जो फाइनेंशियल इदारे हैं, फाइनेंशियल इदारे जो इन्वेस्टमेंट के लिए आगे एडवांस करते हैं उसको लेवरेज कहते हैं। व्हाट इज़ लेवरेज रेशियो, ठीक है। लेवरेज रेशियो को थोड़ा सा देखिए, याद रखो इस लेवरेज रेशियो को। मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक लिखूंगा कि बैंक के एसेट्स जो होते हैं ना, एसेट्स जो होते हैं ना, ये बराबर होते हैं लायबिलिटीज़ के, ठीक है। ये कंप्लीट करें, लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, पेड अप कैपिटल, ठीक है। अब बैंक के एसेट्स जो होते हैं ना, वो दो चीज़ों से, कैपिटल का मतलब होता है कि बैंक के पास ऑलरेडी जो उसके मुनाफे हैं, जो उसके पास जितनी भी अपने जितने भी कैपिटल हैं, ठीक है। इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें शामिल हैं ना। पेड अप कैपिटल में इनके स्टॉक्स शामिल हैं, ठीक है, इनके अपने प्रॉफिट्स शामिल हैं, ठीक है, और इनकी जितने इन्होंने एडवांसेस किए होते हैं वो शामिल हैं। तो इसको तमाम को कैपिटल कहते हैं। लायबिलिटीज़ ये होती हैं कि लायबिलिटी इन्होंने जितने पैसे देने हैं, फॉर एग्जांपल बैंक के एसेट्स हैं 20, ठीक है, लायबिलिटीज़ हैं 19,
और एक इन्होंने इनके अपने अपने जो कैपिटल है वो 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल है कि लेट सपोज कैपिटल 1 मिलियन है, बारोड फंड 19 मिलियन है, टोटल एसेट्स 20 मिलियन है। अब लीवरेज रेशियो किसे कहते हैं? लीवरेज रेशियो टोटल एसेट्स डिवाइड बाय बैंक कैपिटल। व्हाट इज लीवरेज रेशियो? लीवरेज रेशियो इज द टोटल एसेट डिवाइड बाय बैंक कैपिटल। ओके, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? देखें इधर, इसका मतलब लेट सपोज ये जो 20/1 है, तो इसका मतलब है कि बैंक के पास जितने भी एसेट्स हैं, एसेट्स तो उसके पास 20 हैं, लेकिन इसको जो बेक है, यानी जिसको बेक किया गया है कैपिटल, वो सिर्फ 1 मिलियन है। अगर 20 मिलियन का कैपिटल है तो उसको 1 मिलियन कैपिटल के साथ बेक किया गया है। यानी अगर बैंक के पास अपने एसेट्स कितने? 1 मिलियन, सॉरी अपना कैपिटल 1 मिलियन है, और ये बाकी क्या है? 19 मिलियन बारोड है, ठीक है। सो अब देखो इधर, इसमें देखो इधर सबसे बड़ा प्रॉब्लम कहाँ आता है? अगर फॉर एग्जाम्पल अभी हमने कहा था कि प्राइसेस डिक्रीज होती हैं, सारे किससे शुरू होते हैं? प्राइसेस डिक्रीज से। अगर प्राइसेस डिक्रीज होती हैं कैपिटल की, ठीक है, फाइनेंशियल क्राइसिस शुरू होता है एसेट प्राइस डिक्रीज से। अगर प्राइस डिक्रीज होती है, लेट सपोज 20 मिलियन इसके पास एसेट्स हैं, कैपिटल है 1 मिलियन, 2% लेट सपोज प्राइसेस डिक्रीज होती हैं, एसेट वैल्यू फॉल बाय 2%, ठीक है, 2% प्राइस डिक्रीज होती है। अब 2% जो है 2% ऑफ 20 मिलियन, क्योंकि टोटल एसेट कितने हैं? 20 मिलियन, तो 2/100, तो इसका जवाब आएगा, ठीक है, 0.4, ठीक है, 0.4 मिलियन लॉस हो गया। 20 मिलियन में से कितना लॉस हो गया? अगर 2% प्राइस डिक्रीज करती हैं तो 20 मिलियन में से 4 मिलियन, 0.4 मिलियन, ये क्या हो जाएगा? 0.4 मिलियन। ये 20 मिलियन थे, 20 मिलियन में से 0.4 मिलियन डिक्रीज हो गए, ठीक है, यानी उसकी प्राइस कम हो गई, वैल्यू कम हो गई, ये लॉस हो गया, दिस इज लॉस। अब बैंक के पास कैपिटल कितना था? 1 मिलियन। बैंक के पास कैपिटल कितना था? 1 मिलियन। इस 1 मिलियन में से 0.4 जो है ना, ये लॉस हो गया। अब बैंक का कैपिटल कितना रह गया? अब बैंक का कैपिटल रह गया 0.6 मिलियन। पहला कैपिटल कितना था? 1 मिलियन था, लेकिन जब प्राइसेस डिक्रीज होगी तब बैंक का कैपिटल कितना रह गया? 0.6 मिलियन। ओके, आगे देखें, अगर 5% डिक्रीज कर जाए, अगर 5% डिक्रीज कर जाए वैल्यू, तो वो 1 के बराबर आ जाती है। अब 1 मिलियन लॉस हो गया। कैपिटल कितना था? कैपिटल था 1 मिलियन, वो लॉस हो गया, ठीक है, 1 मिलियन लॉस हो। अब देखो इधर प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम यहाँ आती है, अगर याद रखो एसेट्स थे इज इक्वल टू, यहाँ पर लाइबिलिटीज थी और यहाँ पर कैपिटल था। अब कैपिटल लेट सपोज 20 मिलियन एसेट्स थे, 19 मिलियन लाइबिलिटीज थी, कैपिटल था 1 मिलियन। ओके, अब यहाँ देखो, यहाँ पर लाइबिलिटीज 19 मिलियन है, कैपिटल, ठीक है, कैपिटल तो 0 हो गया। ओके, अब एसेट्स कितने हो गए? बैंक के 19 हो गए। अब यहाँ देखो, अगर फॉर एग्जांपल एसेट्स बैंक के कम हो जाएं, अगर फॉर एग्जांपल और भी प्राइसेस कम हो जाती हैं, और भी कम हो जाती हैं, ठीक है, और भी कम हो जाती है, लेट सपोज और भी कम हो गई, तो ये 19 और ये नेगेटिव में चला जाएगा। प्राइसेस और भी कम हो गई, लॉस और भी हो गया, लेट सपोज ये कैपिटल माइनस में चला गया। अब आपके एसेट्स 18 मिलियन हो गए, लेकिन लाइबिलिटीज 19 हैं। यानी आपकी अगर वैल्यूज कम होती हैं एसेट्स की ना, तो आपकी लाइबिलिटीज तो वहाँ की वहाँ रहती है 19 मिलियन, लेकिन आपके एसेट्स जो हैं वो डिक्रीज करते जाते हैं।
तो याद रखो जब एसेट्स कम हो जाएं लाइबिलिटीज से तो आपकी फिर क्या हो जाती है, बैंक कैन नॉट पे द मनी टू देयर डिपॉजिटर्स। ठीक है, यहाँ पर ये सारी चीज़ एक्सप्लेन हुई है। ठीक है, ये सारी चीज़ यहाँ पर एक्सप्लेन हुई है। क्या व्हेन एसेट्स जो है, याद रखो व्हेन एसेट्स डिक्रीज टू लाइबिलिटीज, और ये कब होता है, ये तब होता है जब, याद रखो, एसेट प्राइस डिक्रीजेस। व्हेन एसेट प्राइस जब डिक्रीज करते जाएं, डिक्रीज तो आप बैंक का कैपिटल जो है वो कम होता जाता है, कम होता जाता है, इतना कम होता जाता है कि एसेट्स जो है वो लाइबिलिटीज से, एसेट्स बढ़ जाते हैं और लाइबिलिटीज ज़्यादा होती हैं। ठीक है, सो व्हेन एसेट्स आर लेस देन लाइबिलिटीज, तो जब भी एसेट लाइबिलिटी से कम हो जाएंगे ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फाइनेंशियल क्राइसिस शुरू हो जाएगा। 2008-9 में, ठीक है, 2008-9 में ये चीज़ हुई थी। ठीक है, 2008-9 में ये, फिर जो इनिशियल लेक्चर में मैंने कहा था, तो 2008-9 में एसेट्स जो थे वो कम हो गए, लायबिलिटी ज़्यादा थी, तो बैंक जो थे वो अपने जो यानी जो जितने भी उन्होंने कर्ज लिया था, ठीक है, लोग कर्ज लेने आ गए। ठीक है, और उनके पास पैसे थे नहीं, एसेट्स उनके कम थे और लायबिलिटी ज़्यादा हो गई थी, तो लोग अपने पैसे लेने आ गए, उनके पास पैसे नहीं थे। ठीक है, अच्छा जी, थर्ड, फॉलोइंग कॉन्फिडेंस। फॉलोइंग कॉन्फिडेंस, ज़ाहिर बात है, याद रखो बैंक में पैसे लोग क्यों रखते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में लोग पैसे क्यों रखते हैं, दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट। ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट, सबसे याद रखो, बैंक में या उधार जब कोई बंदा किसी को दूसरे को देता है ना, दैट डिपेंड ऑन ट्रस्ट। और जब ये ट्रस्ट ख़त्म हो जाता है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, यानी ट्रस्ट या कॉन्फिडेंस हम इसको कह सकते हैं। क्या कहते हैं, कॉन्फिडेंस। हमें कॉन्फिडेंस होता है कि भाई मेरे पैसे बैंक में पड़े हुए हैं। ठीक है, हमें पता होता है कि भाई मैंने जो पैसे दिए हैं बैंकों को, बैंक में पड़े होंगे। अब जब स्टेज 2 आ जाता है, स्टेज 2 जिसमें बैंक के एसेट्स लाइबिलिटी से कम हो जाते हैं ना, तो कुछ लोगों को बैंक पैसे नहीं दे सकता, तो ये बात फैल जाती है, तो लोगों का कॉन्फिडेंस जो है ना वो फॉल करना शुरू हो जाता है। तो जब ये कॉन्फिडेंस फॉल, तो सारे लोग पैसे निकालते हैं बैंकों से। क्या निकालते हैं, ज़ाहिर बात है, मुझे पता चल गया कि भाई बैंक पैसे नहीं दे सकते, तो मैं दौड़ता हूँ बैंक को, भाई मुझे अपने पैसे दो। तो इसी तरह मुझे देखते हुए दूसरा बंदा दौड़ता है, तीसरा बंदा दौड़ता है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, लोग क्या करते हैं, पैसे निकालते हैं, और क्या हो जाता है, फेसिंग अ रेश ऑफ विड्रॉल्स होती हैं। लोग पैसे निकालते हैं, तो जब पैसे निकालते हैं तो बैंक के पास पैसे होते नहीं हैं, तो वो फिर क्या करता है, दे स्टार्ट सेलिंग ऑफसेट इंक्रीज इन देयर कैश रिजर्व्स। वो क्या कर लेते हैं, अपने एसेट्स को बेचते हैं। फिर जब अपने एसेट्स को बेचते हैं तो इनके पास जो एसेट्स पड़े होते हैं तो वो बेचना चाहते हैं, इसको कहते हैं फायर सेल। क्या करते हैं, फायर सेल, इसको फायर सेल। वो फिर दौड़ते हैं और कोशिश करते हैं कि अपने एसेट्स को बेचें ताकि उनके पास कैश आ जाए, लेकिन कौन ख़रीदता है इन एसेट्स को, बैंक ए भी बेचेगा, बैंक बी भी बेचेगा, अपने एसेट्स को बेचते, तमाम बैंक बेचते, तो वो एसेट्स कोई ख़रीदता नहीं है। ठीक है, फायर सेल क्या है, फायर सेल यहाँ देखो, फायर सेल क्या है, यहाँ देखो, फायर सेल, a bank sell off some of their assets, they depress the market prices of these assets। ज़ाहिर बात है, बैंक अपने एसेट्स बेचता है तो वो उससे क्या हो जाती है, जो मार्केट प्राइसेस है, जो प्राइसेस होती हैं उनकी, इसकी एसेट्स की, वो बैठ जाती है। बिकॉज बायर्स ऑफ रिस्क एसेट आर हार्ड टू फाइंड द मिडेस्ट ऑफ द क्राइसिस, द एसेट प्राइसेस कैन सम टाइम फॉल। ठीक है, फॉल यानी द ड्रास्टिक फॉल, देयर इज़ अ ड्रास्टिक फॉल इन द एसेट्स प्राइसेस। ठीक है, तो ज़ाहिर बात है, जब बैंक अपने एसेट्स को बेचता है तो चूंकि वो एक भी बेचता है दूसरा बेचता है, उसकी प्राइस कम हो जाती है। सच अ फिनोमेना इज कॉल्ड फायर सेल। व्हाट इज द फायर सेल, जब
when there in the crisis, the financial crisis, when the financial institution they try to sell their assets for the cash, ठीक है, so their prices decreases very much. So such a sale is known as a fire sale. Okay, तो 2008-9 में एसेट बेचे गए लेकिन कोई भी नहीं खरीद रहा था, ठीक है, तो ये चीज़ और भी फैल दी गई, ठीक है। अच्छा जी, फिर लास्ट में द क्रेडिट क्रंच। क्रेडिट क्रंच ये होता है कि nobody is, यानी nobody save money and they go and deposit in the banks, ठीक है, लोग अपनी पैसे बैंकों में नहीं जमा कर। द फोर्थ एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस इज क्रेडिट क्रंच, which many financial institution faces difficulty would be borrower had trouble getting loans even if they have profitable investment projects, ठीक है। पैसे फिर नहीं मिलते, लोग इन्वेस्टमेंट के लिए प्रोजेक्ट्स भी होंगे लेकिन बैंक पैसे नहीं दे सकता, लोन नहीं एडवांस नहीं कर सकता। क्रेडिट क्रंच ये होता है कि लोग भी बैंकों में पैसे नहीं जमा करते और जो बैंक होता है वो नहीं दे सकता आगे पैसे, क्योंकि उनके पास बैंक के पास पैसे होते नहीं है तो वो कहाँ से एडवांस करेगा। क्रेडिट क्रंच ये होता है कि इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट मौजूद है, इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट मौजूद है लेकिन बैंक पैसे नहीं देता इन्वेस्टर्स को, इसको हम कहते हैं क्रेडिट क्रंच, ठीक है। सो 2008-9 में दो के फिर लोग पैसे कर्ज ले रहे थे लेकिन बैंक उनको नहीं दे सकता, उनके पास पैसे नहीं थे, तो लास्ट में आ जाता है रिसेशन। लास्ट में रिसेशन, सेकेंड लास्ट रिसेशन। व्हाट इज़ अ रिसेशन? रिसेशन क्या है? रिसेशन ये है कि ज़ाहिर बात है, जिस तरह हम ट्रेड साइकिल में पढ़ते हैं और एक मुख्तलिफ़ चीज़ों में पढ़ते हैं, जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल ISLM कर्व में हम पढ़ते हैं, इस तरह ISLM कर्व में पढ़ते हैं, तो ये IS कर्व होती है, LM कर्व होती है, ठीक है। तो जब इकनॉमिक एक्टिविटीज़ बैठती हैं तो IS कर्व इधर शिफ्ट करती है, तो ज़ाहिर बात है प्राइसेस कम होती हैं, नेशनल इनकम कम हो जाती है, तो ये रिसेशन को की तरफ हम जाते हैं। इसी तरह ये रिसेशन की तरफ मूवमेंट थी, ठीक है। तो बैंक यानी जब इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, जब इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो आगे से GDP कम हो जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, ठीक है। जब क्रेडिट क्रंच होगा तो लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो GDP कम हो जाती है, GDP कम हो जाती है तो एम्प्लॉयमेंट कम हो जाती है, ठीक है, सिचुएशन और ख़राब हो जाती है। तो इस चीज़ ने पूरी दुनिया को कंट्रोल में ले लिया, ठीक है। और फिर है द लास्ट विशियस सर्कल। विशियस सर्कल क्या है? थोड़ा सा यहाँ डायग्राम देख लें इधर। विशियस सर्कल में हम पढ़ जाते हैं। विशियस सर्कल ये होता है, सबसे पहले एसेट प्राइस जो है वो बस्ट करती हैं, यानी प्राइस डिक्रीज करती हैं। जब प्राइसेस डिक्रीज करती हैं तो इंसॉल्वेंसीज आती हैं, दिवालियापन आता है, फिर लोगों का कॉन्फिडेंस गिरता है, फिर क्रेडिट क्रंच होता है, फिर रिसेशन होता है। रिसेशन में क्या होता है? प्राइसेस फिर गिरती हैं, फिर हम तो ये विशियस सर्कल चल जाता है। देखो, एसेट प्राइस डिक्रीज करती हैं, इंसॉल्वेंसीज आती हैं, फॉलिंग कॉन्फिडेंस होता है, क्रेडिट क्रंच होता है, रिसेशन आता है। रिसेशन में प्राइसेस गिरती हैं, एग्रीगेट डिमांड गिरती है, जब एग्रीगेट डिमांड गिरती है GDP गिरती है, ठीक है। तो आप फिर स्टेप 1 की तरफ आते हो या स्टेप 2 की तरफ आते हो, ठीक है। सो दिस इज द एनाटॉमी ऑफ द फाइनेंशियल क्राइसिस, ओके।